रहबरे राहे मोहब्बत रहना जाना राह में, लज्जते सहरान वर्दी दूर ये मंजिल में है। आज मक्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार, अब भला शौके शहादत भी किसी के दिल में है। करता नहीं क्यों दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूं मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्को मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये चंद वो लाइंस, ये जज्बा था जो लहू में बहता था इंकलाब बन के। आज उन क्रांतिकारियों की बात करते हैं जिनने पैरों के तलुए से थप्पड़ मारा था अंग्रेजी सरकार को। आजादी बेक में नहीं मिली, मांगी नहीं थी, छीनी गई थी। और बहुत जरूरी हो गया था इन गोरों को जवाब देना। कौन थे वो लोग, क्या था उनका जज्बा, कारण क्या था। वो भी बड़े बड़े घरानों से थे, उनमें भी बहुत कुवत थी आराम से अपनी जिंदगी जीने के लिए। लेकिन जुल्म सितम अब इतना बढ़ चुका था कि अब निर्णय लेना जरूरी हो चुका था। वो 10 वो लोग थे जिनने देश के लिए खड़ा हुआ और अंग्रेजों को उनकी जड़ों को पूरा हिलाकर बताया कि सुनो, अब तो जंग सीधी लड़ी जाएगी। कुछ ने कहा कि एक लूट थी, ऐसा है, धिक्कार है उस सोच पर। तुम हमारा ही पैसा, हमारा ही धन, हमारी ही उन चीजों को खजाने को लेकर तुम जा रहे थे, हमने रोक कर छीन लिया, तुमने उसे लूट का नाम दे दिया। उन मां के सच्चे बेटों ने न धर्म देखा न मजहब देखा। ये आजादी के बाद चंद बेवकूफों ने, गद्दारों ने धर्म में बांट दिया देश को। वरना ऐसा था, आजादी के पहले वो एक रोटी में वही बिस्मिल खाता था, वही अशफाक खाता था और लड़ाई करता था ठाकुर उससे कि ओए मेरे हिस्से की मत खा लेना। वही चटर्जी, वही फडणवीस वहीं बैठकर बोलते थे कि ओए मेरी रोटी मुझे वापस कर दे यार। आज काकोरी के तमाचे की बात करेंगे। 9 अगस्त सन 1925 रात 2:42 8 सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन जिसको रोका गया, वो था क्या, क्यों रोका गया और उसका मकसद क्या था। उस कांड को, उस कॉन्स्पिरेसी को समझने के पहले इस राष्ट्र को समझना बहुत जरूरी है। क्या था और कौन कौन थे उसमें, यह समझना बहुत जरूरी है। अगर कारण में पवित्रता नहीं होती, वो पाकपन नहीं होता, तो हर धर्म, हर राज्य के लोग क्यों आ गए उन अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए। क्योंकि उन सब के लिए ये देश नहीं था, चंद लकीरें नहीं थी, ये उनकी मां थी। काकोरी कांड के उन वीर क्रांतिकारियों को सादर प्रणाम है, क्योंकि इससे बड़ा तमाचा कभी गोरों को नहीं पड़ा था। अंग्रेजों को हिलाया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन HRA, जिसके प्रमुख और जिसके मुख्य लोग थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान साहब, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी, ठाकुर रोशन सिंह जी, सचिंद्र बख्शी जी, उपी पंडित जी, योगेश चंद्र चटर्जी, प्रेम कृष्ण खन्ना, मुकुंदी लाल, विष्णु शरण दुबलिस, मुन्नालाल गुप्त, सुरेंद्र चंद्र भट्टाचार्य, मुकुंदी लाल, रामकृष्ण खत्री, मुन्नानाथ गुप्त, राजकुमार सिन्हा, राजेंद्र नाथ लाहणी, गोविंद शरणकार, राम दुलारे त्रिवेदी, रामनाथ पांडे, सचिंद्र नाथ सान्याल, भूपेंद्र नाथ सान्याल, प्रणवेश कुमार चटर्जी। जिसमें से प्रमुख अभियुक्त थे, 10 लोगों को चुना गया था। वो थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान साहब, पंडित चंद्रशेखर आजाद जी, ठाकुर रोशन सिंह जी, केशव चक्रवर्ती जी, राजेंद्र लाहड़ी जी, सचिंद्र बख्शी उपे पंडित जी, मनमनाथ गुप्त जी, मुरारी लाल खन्ना जी, मुकुंदी लाल जी और बनवारी लाल जी। हर घर में 4 क्रांतिकारी मिलते थे। तो ये बात बड़ी थी कि उस समय ये हो क्यों रहा था। फिर बिस्मिल साहब ने सन 1924 में ये समझा कि अब हमें अंग्रेजों का जवाब हथियारों से ही देना पड़ेगा। जो हमसे जैसा व्यवहार करेगा हम उससे वैसा व्यवहार करेंगे। सन 1924 से प्लानिंग शुरू हुई थी। 4 जर्मन माउजर्स लाई गई थी कि कुछ क्रांतिकारी यहां से भारत से जर्मनी तक गए। जो वो 4 जर्मन पिस्टल्स थी, जो बट था, वहां पर एक रिंग था जिसको लगाकर आप उसको राइफल बना सकते थे। और जैसा आज इंपॉर्टेंस है AK-47, AK-56 का, वो इंपॉर्टेंस उस समय इन राइफल्स का हुआ करता था। आप सोचिए 2900 मंगाई गई थी, काकोरी की डकैती में सिर्फ 4 का उपयोग हुआ। ये पिस्टल्स थी जो कि बांटी गई और देसी कट्टे थे। क्यों? क्योंकि अब शस्त्रों की लड़ाई थी। 8 अगस्त सन 1925 को सहारनपुर में एक बैठक हुई रामप्रसाद बिस्मिल साहब के घर पर, जहां पर चंद्रशेखर आजाद जी थे, राजेंद्र सिंह लाहड़ी साहब थे, अशफाक उल्ला खान साहब थे,
उन्होंने एक पूरा योजना बनाई और इतनी तगड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, इसीलिए ये इतिहास में गई है और कहलाती है काकोरी कॉन्स्पिरेसी। 10 क्रांतिकारी उस ट्रेन में बैठे हुए थे जिसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी साहब ने चेन खींची। इंजन के जस्ट पीछे कंपार्टमेंट में खजाना रखा हुआ था जो हमारा लूटा हुआ था, उसको डब्बे से नीचे फेंका गया और वहां पर एक हादसा भी हुआ था। इतना बड़ा डब्बा था कि 10 लोग गोरों को चढ़ाने के लिए रखते थे। यहाँ एक आजाद ने और अशफाकुल्ला खान ने, 2 लोगों ने उठा के अपने हाथों से नीचे फेंक दिया। लेकिन एक बात बड़ी थी, अपने किसी भाई को नुकसान नहीं पहुंचा। हिंदुस्तानी जो वर्दी भी पहने थे गोरों की, उन पर हाथ नहीं चलाया और सभी को बोला कि हम किसी को भी लूटने नहीं आए, हम डकैत नहीं है, हम क्रांतिकारी हैं। लेकिन अंग्रेजों ने इनको डकैत साबित किया। अंग्रेजों ने इन पर ऐसा अभियुक्त चलाया, इन्हें ऐसे संविधान में फंसा दिया जो कि उस समय थे ही नहीं। एक हादसा हुआ, सचिंद्र नाथ जी जैसे ही कूदे कि मनमनाथ गुप्त को अशफाकुल्ला खान साहब ने अपनी पिस्तौल दी, वही जर्मन। और एक्साइटमेंट था या जो भी था, आवाजें इतनी थी क्योंकि गोरों की बहुत फायरिंग हो रही थी। एक गोली चली और एक मोहम्मद नाम के व्यक्ति को लगी और उसके केस में फंसाया गया। असल में था क्या, पकड़े कैसे गए, किसी की कुवत नहीं थी, इतनी बड़ी योजना थी। लेकिन एक शॉल छूट गई थी जिसको बाद में पता करते करते, क्योंकि पूरी अंग्रेजी हुकूमत हिल चुकी थी। क्यों हिल चुकी थी? क्योंकि उनने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके भी बाप ये क्रांतिकारी घर में घुस के तुम्हारी खुद की ट्रेन में, संविधान तुम्हारा, सरकार तुम्हारी, पुलिस तुम्हारी। और ये इनने किया क्यों था, काकोरी क्यों हुआ? उसका कारण था 1853 में हमने इन्हें हराया, वो इतिहास इनने मिटा दिया। 1857 1857 गदर, फिर हमने हराया इनको। हिंदुस्तानी सिर्फ एक चीज से डरता था, पेपर से, क्योंकि मुंशियों के पास पेपर होते थे और अनपढ़ लोग थे, वे पेपरों से डरते थे, उन दस्तावेजों से डरते थे। उस समय इनने एक लॉ बना दिया विच इज कॉल्ड इंडियन पुलिस एक्ट। लोगों को पता भी नहीं है, कुंवर सिंह वो राजा था जिसने 72,922, जिसमें से 39,723 औरतें थी, उस सेना को लेकर गड़ासों से पूरी इनकी कंपनी को काट मारा था। लेकिन उसका इतिहास मिटा दिया गया। इस डकैती से बहुत लोग सोच रहे थे कि होगा क्या, मिलेगा क्या, धंधा थोड़ी करने बैठे थे, प्रॉफिट देखेंगे और लॉस देखेंगे। ये जवाब था, क्योंकि बहुत अब प्रताड़ना बढ़ चुकी थी। अब चलिए ये बात करते हैं, केस चला। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट ये हुआ, एक मिश्रा जी को लाया गया कि बोला गया कि ये अंग्रेजों की तरफ से सरकारी वकील होंगे, वो भी किसको दिए गए, क्रांतिकारियों को। बिस्मिल साहब ने मना कर दिया। इनकी एजुकेशन इतनी थी लोग समझ भी नहीं सकते थे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल साहब, उर्दू के बड़े शायर, हिंदी के बड़े लेखक कहा जाता। केस क्या था? जब केस चला, बिस्मिल साहब ने खुद की वकालत की। किसी को औकात थी? अंग्रेजों के संविधान, अंग्रेजों के लॉ पढ़ के उनने बताया और उनने कहा ये बात कि सुनिए, आप हम पर 120A और 120B ये दोनों नहीं लगते थे उन पर, लेकिन फिर भी लगाए गए। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, 302 356 सभी पे नहीं लग सकता, झूठा आरोप लगाया। आपको ये बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज होगी जो भगत सिंह साहब ने बाद में किया था, लेकिन पहले इन क्रांतिकारियों ने 45 दिन भूखे रहे, क्योंकि इनका कहना बहुत साधारण था। And according to the law, British law, it was written clearly, when we fight against people, it's a different war, but we fought against the rule and the ruler. We fought against your entire empire. We are the prisoners of war and we should be dealt with the respect as the prisoners of war. You cannot deal with us as the criminals. ये थी उनकी दलील और ये सुनकर पागल हो गए थे। तो ये दलील, और फिर उसके बाद जब हॉटन ने पूरी कॉन्स्पिरेसी को समझा, हॉटन के बस के ऊपर थी। हॉटन ने एक लेटर में लिखा था वायसरॉय को कि मेरी समझ के परे है, मुझे लगता था कि हमारी हुकूमत में बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, लेकिन इन सब ने हमें बौना कर दिया, इनके ज्ञान ने, इनके जज्बे के सामने। उस हॉटन अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि सुनो, मेरे जैसे हजारों हॉटन भी कुर्बान हो जाएंगे, तो एक जिसमें एक अशफाक, एक रोशन सिंह ठाकुर, एक चंद्रशेखर आजाद नहीं बन सकते हैं। हॉटन और पूरी ब्रिटेनिया हुकूमत की एक बेवकूफी बताते हैं। पूरी डकैती ऑन रिकॉर्ड 8,422 रुपए की, खर्चा हुआ 13,05,921 रुपए। बेवकूफ कौन हुआ, हकीकत किसके सामने आई? इसका मतलब यह था कि 8,000 की डकैती को प्रूव करने के लिए तुमने 13-15 लाख रुपए फूक दिए। तो जीता कौन? हमने ये जीता, अपनी ताकत, अपना दिमाग, अपना जज्बा दिखाया जो उनके बाप की कुवत नहीं थी। एक इंसिडेंट इसी में से एक है कि बिस्मिल साहब की माँ आती है, अपनी माँ को एक आखिरी लेटर देते हैं, एक पत्र लिखते हैं और बोलते हैं माँ जेल खाने के बाहर जाके पढ़ना। उन्हें अपने लहू से लिखी थी। इन गोरों ने उन्हें पेन नहीं दिया था, कलम नहीं दी थी, और सरफरोशी की तमन्ना भी जो है वो उन्हें दीवारों पे अपने खून से लिखते थे लोग। तो वो जज्बा बहुत जरूरी था। तो अपनी माँ के लिए जो पत्र लिखा उसमें लिखा कि ए माँ, मेरी जज्बे को आंखों में छुपा लेना, बदनाम ना हो आंसू आंखों में छुपा लेना, बदनाम ना हो जज्बा आंचल में छुपा लेना, आजादी की इस शम्म पर तेरा भी ये परवाना, चढ़ जाए हंसते हंसते बस इतनी दुआ देना, आए तेरे कूचे में जब राख मेरी उड़कर, एक नन्हे से बच्चे के तू माथे पे लगा लेना, एक नया बिस्मिल तू फिर से बना देना, एक नया आजाद तू फिर से बना देना। ए माँ, मैं तेरा कर्ज नहीं चुका सकता हूँ इस
जन्म में, इस पैदा हुए में, लेकिन इस मिट्टी का बहुत बड़ा कर्ज है जो चुकाने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही अशफाकुल्ला खान साहब का एक इंसिडेंट है जो कहते हैं बिस्मिल जी के, बिस्मिल तू बड़ा खुशनसीब है मेरे यार, क्योंकि तेरे धर्म में तो 100 बार, हजारों बार जन्म लेने की आजादी है। मैं तो इस्लाम का हूं, मैं तो, मेरा धर्म यह है कि मैं एक ही बार जन्म लूंगा और मुझे एक ही बार दफन करना पड़ेगा। क्या प्रताड़ना दी जाती थी सोचकर, जब पढ़ा और जब सुना। नाखून निकाल लिए गए थे, आंखों को नोच लिया गया था, आंखों को यहां से रॉड से निकाल लिया गया था, कान काट दिए गए थे, शरीर के लगभग 8 से 9 हिस्सों पर टुकड़े कर दिए जाते थे। उसके बाद भी लड़ते थे क्योंकि वो जज्बा था, वो गुस्सा था, वो रोते थे। ये कहते थे कि हमें सिर्फ एक बार जन्म क्यों दिया, अगर 1000 बार भी हो मेरा जन्म तो बस हो भारत में ही आना, बस हो भारत में ही आना। यही रंग हल्दी घाटी में था प्रताप ने घोला, इसी रंग को लेके शिवाजी ने हर हर महादेव बोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। शहीद आजम भगत सिंह साहब ने इसमें कुछ लाइंस जोड़ी थी, लेकिन ये आई कहां से। बसंत पंचमी का दिन था जब इन लोगों की पेशी थी, उसके दूसरे दिन तो सबने बोला कि बिस्मिल साहब, अशफाक साहब आज कुछ हो जाए, क्योंकि ये उर्दू के बड़े शायर, हिंदी के बड़े लेखक थे। ये लोग अक्सर अल्फाजों में कम, शायरियों में बात किया जाता था। जब इनसे कोर्ट में भी कुछ पूछा जाता था तो शायरियों में बताया जाता, जैसे पूछा गया कि आजाद कहां है, क्योंकि सब पकड़े गए थे। केशव चक्रवर्ती नहीं पकड़े गए, चंद्रशेखर आजाद जी नहीं पकड़े गए, केशव चक्रवर्ती जी छुप के निकल गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद साहब वो थे जिन्होंने पूरी पेशी, पूरी की पूरी हर इंसिडेंट को उस कोर्ट के रूम में बैठते थे। उनसे बड़ा बहरूपिया पूरी क्रांति के इतिहास में नहीं था। तो जब पूछा कि आजाद कहां, तो बिस्मिल का बड़ा अच्छा जवाब था, पंडित बिस्मिल साहब का, कि इन हिजड़ों की फौज में कोई मर्द ना पाया जाएगा, इन नपुंसकों की सेना में कोई मर्द ना पाया जाएगा, वो तूफान में जलने वाला चिराग है, तेरी लुंगी की फूकों से ना बुझाया जाएगा। तुम क्या पकड़ोगे समंदर को, तुम क्या पकड़ोगे आसमां को, तुम क्या पकड़ोगे हवा को, और कहीं पकड़ भी लिया तो तुम क्या पकड़ोगे आजाद को। आजाद आजादी थी तो आजाद जी को नहीं पकड़ पाते, तो आजाद जी ऐसे थे। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट से कवर करने जाएंगे, कोशिश करेंगे तो सालों लग जाएंगे। काकोरी इतने बड़ी थी दोस्तों। 15 अगस्त को मनाने के पहले 9 अगस्त सन 1925 को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो दिन था जहां हमने बिगुल बजा दिया था कि दोस्त अब हम आते हैं। तो बगावत की शुरुआत थी। एक ऐसा इंसिडेंट था, पागलपन होता क्या है, यारी होती क्या है। एक ही बहुत बड़ा कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया गया था, वो थे ठाकुर रोशन सिंह, क्योंकि वो इस लूट में शामिल नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उनको फांसी दी गई थी। उसका कारण यह था कि उनको 5 साल की सेक्शन 120B और 121A में राष्ट्रद्रोह, सम्राट के विरोध द्रोह में उनको सजा सुनाई गई। तो उनने पूछा सान्याल से, ओए मेरे को कितनी सजा मिली है, ठाकुर को कितनी सजा मिली। तो यारों की यारी इससे समझना। तो उनने बोला कि अरे तेरे को 5 साल की मिली है, फांसी की सजा नहीं मिली है। उन्होंने जूता उठाकर फेंक के मार दिया और वहां पर कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ और उनको सजा सुनाई गई। फिर उनको सजा दी गई फांसी की। तो उन्होंने कहा कि ओए बिस्मिल, ना सोचा था तो यार के बगैर फंदे पे चला जाएगा, तू सिर्फ माँ का बेटा नहीं है, आज देख, अब देख ठाकुर भी तेरे साथ जाएगा। तो उन्होंने उस पागलपन के लिए, उस जज्बे के लिए जूता फेंका और उनको बोला कि सन, मुझे इतनी कम सजा क्यों, ये मुझसे बड़ा कैसे हो गया, हम साथ के क्रांतिकारी हैं। तो ये दोस्ती थी, ये यारी थी। तो दोस्ती मनाना तो देशभक्ति के लिए। देश समझने के पहले ये समझो कि हमें आजादी मिली कैसे। और वो जो लाइन थी जो आखिरी में भगत सिंह साहब ने आगे कही थी, सब जानते कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, वो था क्या, उसका मतलब क्या था, उन्होंने क्यों कहा। उन्होंने कहा कि बड़ा ही गहरा दाग है यारों जिसका गुलामी नाम है, इसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। सीने में जो दिल था यारों आज बना वो शोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। धर्म में मत बांटो, मुल्क को मत बांटो, देश पहले एक था, वो बसंती रंग को धर्म में मत बांटो। हरा को मुस्लिम मत करो, भगवे को हिंदू मत करो। मिलो यार, फिर से आजादी की बात करते हैं, क्योंकि हम फिर से गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना, कोशिश करना, 3 नियम 3 सपने मैं हमेशा कहता हूं, और आप भी याद रखना। देश को हरा करो लेकिन पेड़ों से करो, देश को भगवा करो, बसंती करो, लेकिन जज्बे से करो। देश को सफेद करो शांति से, यार दोस्ती से रहो, वतन को बांटो मत। अगली बार कोशिश करूंगा कुछ फिर से इस मिट्टी की कर्ज चुकाने की औकात तो नहीं है, फिर भी बात तो कर सकता हूं, कोशिश करूंगा। जय हिंद।